सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आज हम सीडीएस 2024 में पहले पेपर में जो क्वेश्चन आए थे मैथ्स के उनके बारे में आपको बताते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। अपन 15-15 क्वेश्चन या 20-20 25-25 क्वेश्चन करके अपन आगे सॉल्यूशन करते रहेंगे। और पिछले 7 साल के सीडीएस के पेपर जो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बार पूरी की पूरी उम्मीद है कि वहां से इस बार सीजीएल के प्रश्न फंस सकते हैं मेंस एग्जाम में। तो आप सभी लोग देखिएगा और एक बेहतर सॉल्यूशन के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे भाई। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, AB इज 15 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ऑल्सो बीपी इज परपेंडिकुलर टू AC मेरे भाई। अब आपके पास में क्या है मेरे भाई साहब? आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं मेरे भाई, ये लीजिए। आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी मैंने बोल दिया, ए बी और सी। ओके। आपके पास में बी मैंने यहां पे क्यों लिया? क्योंकि बीपी है ना एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है मेरे भाई। ये वाली जो लाइन है ना मेरे भाई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये लीजिए। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइन है मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आपके पास में ए बी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ये आपके पास में 20 सेंटीमीटर है और ये आपके पास में 25 सेंटीमीटर है। अब ध्यान रहे मेरे भाई, जब मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। अब आपको क्या बोल रहा है? इसके अलावा बीपी और एसी पर लंब है त्रिभुज पीएसी और पीसीबी के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा मेरे भाई? आपके पास में इस वाले एरिया, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा है, डिफरेंस पूछा है मेरे भाई। तो यहां पे अब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना। जब भी मेरे को ये वाली साइड निकालनी है, जब भी मेरे को ये वाली साइड निकालनी है, कहां से? यहां से यहां तक। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? इस वाली भुजा का स्क्वायर करेंगे, मतलब 225 हो गया, और डिवाइड बाई इस हाइपोटेनियस का भाग दे देंगे 25, 25 नाम 225, मतलब ये वाली साइड 9 हो गई। अब मेरे भाई मैं अगले वाली बात की बात कर रहा हूं। अगर मेरे को ये वाली साइड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई? आपके पास में इस वाली साइड का क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा 400, और मेरे भाई इसका भाग दे दूंगा हाइपोटेनियस का। तो 25 अट्टे 200, मतलब 16 बार चला गया। 8 200 बार चला जाता तो 400 16 बार चला जाएगा। और मेरे भाई मैं ये वाली साइड निकालता हूं, ये वाली। अगर मैं ये वाली साइड निकालूंगा तो ये वाली साइड क्या होती है, ध्यान रखना। इन दोनों का मल्टीपल, परपेंडिकुलर और बेस का मल्टीपल 15 इंटू 20, और डिवाइड बाई हाइपोटेनियस 25। यहां पे कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और 5 3 15, मतलब 12 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 20 इंटू हाइट, 1/2 20 इंटू हाइट। 20 आपके पास में 9 हो गया और इसकी हाइट 12 हो गई। तो इसका जो एरिया हो गया आपके पास में कितना हो गया? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? अब आपके पास में अगर मेरे पास में इसका एरिया निकालना है तो 1/2 20 इंटू हाइट। ठीक है ना? ये पूरा इसलिए बता रहा हूँ, वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे एग्जाम में अगर आप करना चाहो तो। ठीक है ना? बट मैं पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो मैं एक तहजीब से और तरीके से करवा रहा हूँ। तो ध्यान रहे, अब आपके पास में यहाँ पे आपके पास में ये हाइट कितनी होगी? आपके पास में 12, और आपके पास में बेस कितना हो गया? 16। तो आपके पास में कितना हो गया? ये कट गया 8 बार, और 12 8 96 मेरा भाई। मतलब आपके पास में इसका एरिया 96 आ गया और इसका आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? इसका आपके पास में 54 हो गया। दोनों का डिफरेंस पूछा, मतलब 96 और 54 का डिफरेंस आपके पास में कितना हो जाएगा? 42 आ जाएगा मेरा भाई। तो 42 आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद आपको बात समझ में आ गई है। बाकी आप रेशियो से भी लगा सकते थे, एक पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल के, फिर भी आपको ये दोनों साइड तो निकालनी पड़ती। तो रेशियो से भी आप लगा सकते थे, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये वाली साइड निकालनी है तो क्या करना है? इस वाली साइड का स्क्वायर और डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। ये वाली साइड निकालनी है तो इस वाली साइड का स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, और अगर ये वाली निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीपल और डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सीडीएस 2024 का ये प्रश्न है, मेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, और बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, सब लोगों को आता है। अब आपके पास में मेरे भाई यहाँ पे ये वाला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न और मजे वाला प्रश्न है, और मैं आज ही इस पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। हो सकता है आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है ना? आपको बोला गया है लेट द पॉजिटिव नंबर a1 a2 a3 अप टू a3n, मतलब a3n तक नंबर है, ये एक सीरीज चल रही है। बी इन जीपी, मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी में है मेरे भाई। इफ p इज द gm,
ऑफ A1 A2 A3 और A1। अब मेरे भाई जीएम का मतलब गुणोत्तर माध्य का मतलब आप समझ ही रहे हो। गुणोत्तर माध्य का मतलब जैसे A गुणा B गुणा C ऐसे है, तो आपके पास में ये क्यूब रूट लग जाएगा मेरे भाई। अब यही सीरीज n तक तो n लग जाएगा। गुणोत्तर माध्य का मतलब इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आपके पास में अगर मैं इसका गुणोत्तर माध्य निकालूं p का, तो p का गुणोत्तर माध्य निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू, पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जिससे कि आप लोगों को दिखे, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे P का मैं गुणोत्तर माध्य GM निकालूं तो P इज इक्वल टू मेरे पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपके पास में हो जाएगा A1 इंटू A2 और इंटू A3 अप टू AN, मतलब AN तक चल रहा है मेरे भाई। तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे N, ठीक है। ये वाला n इस तरफ आ जाएगा ना, मतलब Pn स्क्वायर, P की पावर n इज इक्वल टू आपके पास में A1 इंटू A2 इंटू अप टू AN, ये हो जाएगा। अब आपके पास में मेरे भाई आगे क्या बोला गया, क्यू इज द जीएम ऑफ ये, जीएम क्यू है ना, इस बात का जीएम है मेरे भाई। तो आपके पास में क्यू इज इक्वल टू किस बात का जीएम है, देखो an+1 और इंटू an+2 और अप टू A3n मेरे भाई। अब आपके पास में यहां पे रूट में क्या लगेगा, देखो n+1 से शुरू हुई है और 3n तक चल रही है, मतलब n पद तो यहां पे आ गया और 3n तक चला, मतलब कितने पद हो गए, 2n पद ही हुए ना। तो आपके पास में 2 पद हो गए तो 2n, ठीक है ना, मेरी बात समझ पे, 2n। अब आपके पास में अगर यहाँ पे 2n बार स्क्वायर करूंगा तो आपके पास में q की पावर 2n इज इक्वल टू आपके पास में an+1 इंटू an+2 और अप टू A3n। अब आपको क्या पूछ रहा है मेरे भाई, तो GM ऑफ 3n संख्याओं का GM क्या होगा, आपको ये पूछा है मेरे भाई। 3n संख्याओं का GM क्या होगा, तो सबसे पहले 3n संख्याओं का GN क्या होगा, आप मुझे एक बात बताइए। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप मुझे बताइए 3n का मतलब ये वाली 3n है, ये वाली। तो अब आप मुझे बताओ इनका जीएम कितना होगा आपके पास में, तो आप बोलोगे कि सर आपके पास में A1 इंटू A2 और इंटू अप टू A3n। तो मेरे भाई अब आपके पास में तीन संख्या है तो आपके पास में 3n लगेगा कि नहीं लगेगा। और यहां पे अगर कोई संख्या रूट में है तो क्या मैं इस वाली बात को इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या मेरे भाई, इस वाली बात को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या, 1/3n। अब मेरे भाई देखो इस p को और इसको गुणा करूंगा, देखो ये a से शुरू हो रही है 1 2 3 और n तक चल रही है, और फिर देखना n+1 से ये शुरू हो गई। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये a1 से लेके A3n तक चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। मैंने इन दोनों को प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहां से पद ये हो गया और इसके आगे ये पद हो गया, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 1 से लेके 3n तक चल रही है कि नहीं चल रही, और हमको यही दे रखा है ना इसका मतलब। तो इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मतलब इस वाली दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा ये, तो आपके पास में क्या हो जाएगा p की पावर n और इंटू q की पावर 2n और इसकी होल पावर 1/3n। अब मेरे भाई अब आपके पास में अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, n से n कट जाएगा मेरे भाई, तो आपके पास में p की पावर 1/3 और यहाँ पे q की पावर देखो n से n कट गया मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 2/3। इतना आपको कॉमन सेंस होगा, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। और ये अच्छा प्रश्न है मेंस के लिए, और ध्यान रखा ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस करके जाना ऐसे क्वेश्चन की। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है, बहुत मेहनत करनी नहीं है। बाकी अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे चल लेते हैं मेरे भाई। ये बहुत आसान प्रश्न था सीडीएस में, मुझे नहीं पता क्यों दिया, छोटे लेवल का प्रश्न था, ध्यान रखना ये जेड है सबसे पहले। तो अब आपके पास में देखना मेरे भाई, वाई वस्तुओं का लागत मूल्य मेरे भाई, वाई वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे भाई, वाई वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है जेड वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो मुझे बताओ सीपी डिवाइड बाई एसपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, जेड डिवाइड बाई वाई। अब मुझे बताओ जेड और वाई का अनुपात कितना है, वाई और जेड का अनुपात कितना है मेरे भाई, 5:4। वाई और जेड का अनुपात कितना है मेरे भाई, 5:4, मतलब 4/5। अब मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, आउट ऑफ कितने से, 4 से। 1/4 का मतलब 25% हो गया, ठीक है ना। बी फॉर बॉम्बे आपका राइट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सीडीएस के पेपर जो यूपीएससी पेपर करवाती है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, वो एसएससी में आ सकते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है ना, हमारे साथ धोखा हो गया। अब आपके पास में मेरे भाई साधारण ब्याज पर लगाई गई एक धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है मेरे भाई। देखो 8 वर्षों में 3 गुनी हुई,
तो आपके पास में ब्याज 2 का हुआ। आपको बोल रहा है मेरे भाई 20 वर्षों में ये कितनी गुनी हो जाएगी, मतलब कितनी गुनी हो जाएगी। यहां पे अगर जितनी होगी ना मेरे भाई, मैं n+1 बोल देता हूं, तो यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा, n ब्याज हो जाएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे भाई, कितना हो जाएगा, एट n इज इक्वल टू 40, तो n बराबर कितना हो गया, 5। मतलब कितनी गुनी होगी, 5 और 1 6 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, 6 टाइम हो जाएगी मेरे भाई। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो एक और दूसरा तरीका आप बोल सकते हो इस बात का। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए की धनराशि है मेरे भाई, 8 वर्षों में कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 300 हो जाएगी। मतलब ब्याज कितना हो गया मेरे भाई, 200 हो गया कि नहीं हो गया। मतलब 8 ईयर का जो ब्याज है वो 200 रुपया हो गया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 डिवाइड बाई 8। और मेरे भाई आपको कितने साल का ब्याज पूछा, 20 सालों का पूछा है, तो 20 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया मेरे भाई, कितने बार कट गया, 25 बार कट गया क्या, 25 अट्टे 200 और 500 ब्याज हो गया। मतलब आपके पास में 100 रुपए की वस्तु के ऊपर 500 रुपए का ब्याज हो गया, मतलब 600 रुपए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहां से भी कर सकते हो 6 गुना। ठीक है ना, किसी भी तरीके से कर सकते हो। यहां पे हम लोगों के पास में कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का भी खेल होता है एग्जाम। ठीक है ना, आप लोग बोलते हो कि सर ये ट्रिक कैसे बताते हो दूसरे टीचरों का नाम लेके। ठीक है ना, हम तो उस बात को छोटा करना चाहते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है ना, और हमारी क्या औकात है दूसरे टीचरों का नाम लेने की। ठीक है ना, हम क्यों ही लेंगे दूसरे टीचरों का नाम। ये भी एकदम फर्जी सा प्रश्न था, सीडीएस में पता नहीं क्यों दिया, लेकिन आ जाते हैं कभी कभी टाइम मैनेज करके। इजी, मॉडरेट और टफ लेवल के फॉर्मेट में बनता, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, आपके पास में यदि x व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में काम किया गया। ठीक है ना, x व्यक्तियों द्वारा x+1 में काम MWT वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। और x+5 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किया गया। ठीक, काम बराबर है, तो x का मान क्या होगा, या तो आप ऑप्शन रख दीजिए या फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, x² और यहाँ पे हो जाएगा x, और इधर करोगे तो मेरे भाई x²। ठीक है ना, और माइनस का 2x, और इधर करोगे तो मेरे भाई 5x और माइनस का 10 मेरे भाई। यहाँ पे आपके पास में ये इससे उड़ा दो मेरे भाई, यहाँ पे आपके पास में माइनस का 3 हो गया, मतलब इधर हो गया 2x और उधर हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई, 10। तो x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा धीरे धीरे। अपन एक काम करेंगे, लास्ट में जो सीडीएस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, नंबर सिस्टम में, वो सारे के सारे अपन एक साथ एक एक 5-5 घंटे की वीडियो लगेंगे उनमें बनाने में, वो मैं आपको बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और शेयर करके कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर हमें वो वीडियो चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, अब आपके पास में ये वाला प्रश्न आसान है, अच्छा प्रश्न है, आ जाता है कई कई बार। ठीक है ना, वैसे तो सीजीएल की प्री एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है। सीडीएस 2024 में ये प्रश्न पूछा गया। अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सीडीएस 2024 के प्रश्नों का ही कर रहे हैं। अब आपके पास में मेरे भाई यहाँ पे a+b और b+c और c+a का वैल्यू ये है। टाइम एंड वर्क में भी जब a b और b c और c ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप सब लोगों को पता है, इन सबको मैं जोड़ूंगा तो 2a+b+c हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 और 5 11 और 18 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब a+b+c बराबर कितना हो गया, a+b+c बराबर 18 हो गया मेरे भाई, 9 हो गया, सॉरी। अब मुझे बताओ, ए बी सी बराबर आपके पास में 9 है और ए और बी बराबर 9 है। ए और बी बराबर कितना, 5 है। इसका मतलब आपके पास में सी बराबर कितना बच गया, सी बराबर मेरे पास में 4 बच गया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। इसका वैल्यू 5 है, और अगर सी मिल जाता तो 9 हो जाता। इसका वैल्यू 7 है, अगर ए मिल जाता तो आपके पास में कितना हो जाता, 9 हो जाता। तो ए का वैल्यू 2। इसके पास में बी नहीं है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 6 है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाता मेरे भाई, बी का वैल्यू 3 हो जाता। टोटल मिला के 9 करने हैं ना मेरे भाई। इसका वैल्यूएशन पूछा है तो a माइनस बी, मतलब आपको a और c को जोड़ना है, तो a और c को जोड़ना है तो 4 और 2 6, और 6 में से कितना घटाना है मेरे भाई, b घटाना 3, मतलब 3 हो गया। ठीक है, 3 किस में है मेरे भाई, एक ही ऑप्शन में है, पहले तो ये हो गया। अगर इसको सोल्व करना चाहते हो तो a और b को जोड़ रहा है, a और b को जोड़ रहा मतलब 5, और c घटा रहा मतलब 1, तो 3:1 हो गया। तो सी फॉर चंद्रकला आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, आसान है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये प्रश्न पता नहीं क्यों दिया है। मान लीजिए 1000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों के बाद x रुपए है।
अब मुझे बताओ 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा आपके पास में 31.1। ये होगा ना मेरे भाई। भाई आप सक्सेसिव रेट लगाओगे तो इसी तरीके से करोगे, अगर और तरीके से लगाना चाहते हो तो और तरीके से लगा दो। मतलब आपके पास में अगर इस बात का चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे तो मेरे को सीधा सीधा हो गया कि 331 रुपए ब्याज आ गया चक्रवर्ती ब्याज, और 1000 रुपए की दर से धनराशि पर 11% वार्षिक दर से 3 वर्षों का ब्याज होगा, तो 33 मतलब 330 रुपए इसका ब्याज हो गया। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था, तो 1 रुपए का डिफरेंस आ गया। मतलब इस बार जो डिफरेंस के पैटर्न के क्वेश्चन है ना, अंतर वाले पैटर्न के, वो ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। और अलग अलग वैल्यू दे दी। आज तक जो डिफरेंस पूछ रहा था वो सेम ही रेट से पूछता था, तो हो सकता है इस बार अंतर वाले प्रश्न चक्रवर्ती ब्याज में अलग अलग रेट के साथ पूछ लिए जाएं, तो आप लोगों को घबरा नहीं है, कर देना है, ठीक है। ये आसान प्रश्न था। अच्छा ये वाला अच्छा प्रश्न है। एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD, AB बराबर 6 है मेरे भाई। एक चतुर्भुज बोल दूं मैं, ये लीजिए मेरे भाई, ठीक है, ये लो ABCD बोल दूं, ABC और D, ओके। AB बराबर 6 है मेरे भाई, BC बराबर 18 है, और CD बराबर 6 है, और DA बराबर 10 है मेरे भाई। अब आपको क्या बोला गया, BD विकर्ण BD x है, ये वाला x है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है मेरे भाई। अब आपके पास में साइड का ज्ञान तो होगा ही ना, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होता है। तो मेरे भाई आपके पास में जो x का वैल्यू डिपेंड करेगा मेरे भाई, तो किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों का अंतर 4 और इन दोनों का सम 16, ठीक है ना। लेकिन x पहले इस वाले ट्रायंगल से रिलेट किया तो इस वाले से भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और मेरे भाई आपके पास में इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 24। तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ रही है मेरे भाई, अब यहाँ पे 4 से बड़ी नहीं बोलोगे, आप 12 से बोलोगे मेरे भाई, और यहाँ पे 24 से नहीं बोलोगे, 16 से बोलोगे। तो आपके पास में इसका, तो आपके पास में कौन सा लोगे मेरे भाई, छोटा, और इसका कौन सा लोगे, बड़ा। तो 12 और 16 कौन सा रहा, ये हो रहा B फॉर बॉम्बे में रहा। कोई दिक्कत परेशानी, आसान है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा आपको पता है ना, साइड वाला कॉन्सेप्ट लगा मेरे भाई। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है ना। सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास में ये ठीक प्रश्न है, अच्छा तो नहीं बोलूंगा, मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये CGL में भी, मेंस में कई बार आया हुआ है, आपके भी पूछ लिया जाए मेरे भाई। त्रिज्या R के 1/4 वृत्त में, त्रिज्या R के 1/4 वृत्त में मेरे भाई, त्रिज्या R का 1/4 वृत्त है, ये लीजिए, ठीक है मेरे भाई, ये लीजिए, ये कैपिटल R का 1/4 वृत्त में R त्रिज्या का एक वृत्त अंकित किया जाता है मेरे भाई। इसके अंदर है ना क्या किया जाता है, एक R त्रिज्या का वृत्त अंकित किया जाता है, ये लीजिए मेरे भाई, R त्रिज्या का एक वृत्त अंकित किया जाता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, कैपिटल R और R का अनुपात क्या होगा, तो बहुत आसान है मेरे भाई। अब मुझे बताओ इसमें ये वाली बात क्या है मेरे भाई, स्मॉल r है कि नहीं, ये वाली बात भी आपके पास में क्या स्मॉल आर है। अब जब ये आर है तो ये भी क्या रहेगी, स्मॉल आर रहेगी कि नहीं रहेगी, और ये वाली बात भी क्या रहेगी, आर रहेगी कि नहीं रहेगी। इसका मतलब आपके पास में एक स्क्वायर बन गया मेरे भाई। आपके पास में मेरे भाई क्या ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, जब ये आर है तो ये आर है, तो मतलब ये 90 है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब आपके पास में √2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब आपके पास में जो ये वाली वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, √2r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, √2r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी। और मेरे भाई अब आपके पास में ये वाली √2r है, तो ये वाली कितनी है मेरे भाई, ये वाली, क्योंकि ये तो स्मॉल रेडियस को डिपेंड करती है ना मेरे भाई, ये वाली बात तो स्मॉल रेडियस को डिपेंड करती है कि नहीं करती है। अब आपके पास में ये वाली बात कैपिटल R है कि नहीं है, यहां से यहां तक कैपिटल R है कि नहीं है। इसका मतलब जो कैपिटल R का वैल्यू है वो कितना है मेरे भाई आपके पास में, √2r और प्लस का r, और स्मॉल r तो स्मॉल r ही है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां से मैं r कॉमन ले लेता हूं, तो आपके पास में √2 + 1, और इधर कितना हो गया मेरे भाई r से r खत्म हो गया, तो आपके पास में कैपिटल R और स्मॉल r का जो रेशियो हो जाएगा √2 + 1 रेशियो 1। A फॉर अनारकली डिस्को चली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है।
तो एक अच्छे प्रश्न में से है, हो सकता है कि आपके आ जाए और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस बात को करके आ जाओगे। हाँ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाता था या पढ़ाता हूं, तो इस वाले प्रश्न पे मैं हमेशा स्टार मारता हूं और मुझे नहीं पता कि ये सीडीएस में पूछ लेगा, लेकिन पूछ लिया तो अच्छा प्रश्न है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, एसएससी को भी पूछने चाहिए। सीडीएस में पूछा तो एसएससी में भी पूछ सकता है, और मैं एग्जामिनर को रिकमेंड करूंगा कि भाई ये वाला प्रश्न जरूर पूछना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत आसान प्रश्न, और मुझे पता आप बहुत सारे लोग इस बात को कर लिए होंगे। एक चतुर्थांश ए बी, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी है और सी डी बराबर डी ए है। ध्यान रखना, जब ए बी बराबर बी सी और सी डी बराबर डी ए है तो ध्यान रखना एक काइट बन जाएगा, पतंग बन जाएगा, पतंग वाला फॉर्मेशन बनेगा मेरे भाई। पतंग वाला फॉर्मेशन मतलब ऐसा, पतंग इसी तरीके से होती है मेरे भाई, ठीक है। ये लीजिए एबीसीडी एक क्या है, चतुर्भुज है। अब आपको बोल रहा है ए बी बराबर बी सी है, ये दोनों आपस में बराबर, ए बी बराबर क्या है, बी सी है, कोई दिक्कत परेशानी। ए बी बराबर बी सी है, और सी डी बराबर क्या है मेरे भाई, सी डी बराबर क्या है, सी डी बराबर आपके पास में, सी डी किधर गया, ये रहा, सी डी बराबर डी ए है, ये आपस में बराबर है। अब AC और BD विकर्ण इस प्रकार है, AC और BD। अब आपके पास में ध्यान रखना AC और BD किस प्रकार है मेरे भाई, ध्यान रखना। आप थोड़ा सा इस बात को अच्छे से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आपके पास में जब भी ऐसी कोई बात आती है तो छोटे वाला जो विकर्ण है ना मेरे भाई, छोटे वाला जो डायगोनल है ना, वो क्या हो जाएगा आपके पास में, छोटे वाला स्मॉल वाला डायगोनल। आप इस तरीके से बना लीजिए इसको कि स्मॉल वाला डायगोनल, मैं आपको समझा दे रहा हूं यहीं पे, स्मॉल वाला डायगोनल को बाइसेक्ट करती है, स्मॉल वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करती है। अब AC कितना है मेरे भाई, यहाँ पे 6 है। अब आप बोलोगे सर ये वाला छोटा थोड़ी होता, तो आप उसको बना लीजिए छोटा, वैसे बना देता हूं मैं डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया छोटे वाले डायग्राम को क्या करती, छोटे वाला डायगोनल बाइसेक्ट मतलब बराबर भागों में बंटता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं आपको बता देता हूं, ये लीजिए मेरे भाई, ये लो, ठीक है। मैं AC पहले ही लिख देता हूं, ये लीजिए AC, ओके। ये कितना है मेरे भाई, 6 है। छोटे वाला डायगोनल पहले से बना लो, 6 है, और ये आपके पास में बड़े वाला डायगोनल है। और ध्यान रखना ये 90 पे ब्रेक करेंगे और आपके पास में बराबर भागों में बांटेंगे, मतलब ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। काइट फॉर्मेशन कब होता है, जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं ए बी ये आपस में बराबर है मेरे भाई, और आपके पास में सी डी और डी ए भी आपस में बराबर है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया मेरे भाई, ये आपके पास में कितना 12 है कि नहीं, अच्छा प्रश्न है ये, थोड़े ठीक प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आने चाहिए एग्जाम में, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। BD की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 12 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 12 है। अब आपको पूछा क्या गया ये आप मुझे बताइए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, मुझे एक बात बताओ सबसे पहले तो। सिंपल सी बात है, मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी कि आपके पास में ये वाला और ये वाला बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है सर, यार अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पास में ये वाली बात पता है कि ये 12 है और ये वाला 90 है, तो आपके पास में ये वाला 90 है, तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, क्या इस वाले का जब मैं एरिया निकालूंगा 1/2 और बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 12 और इंटू 3, ये एक साइड का एरिया, तो ये दोनों तरफ बराबर पार्टी है ना मेरे भाई, दोनों तरफ बराबर पार्टी तो है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर ही तो 2 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई, 2 से गुणा किया तो ये इससे कट गया और 12×3 = 36, ये वाला आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला मतलब सोचने वाला प्रश्न है, काइट फॉर्मेशन मतलब जब भी पतंग वाली बात आ जाए तो छोटे वाला जो डायगोनल होता है, छोटे वाला जो विकर्ण होता है, बराबर भागों में बांटता है और 90 डिग्री पे काटता है, ध्यान रखना, ठीक है। और काइट फॉर्मेशन कैसे पहचानोगे, ए बी बराबर बी सी और सी डी बराबर डी, मतलब ये दोनों भुजा और अगले दोनों भुजा रोटेशन में भुजा आपस में बराबर दी, तब काइट फॉर्मेशन पतंग फॉर्मेशन बनेगा मेरे भाई। आपके पास में 11 नंबर का क्वेश्चन, जब जब आपने मिश्रण पढ़ा तो ये वाला प्रश्न आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। एक बोतल में स्प्रिट और पानी, ए बोतल कंटेंट स्प्रिट और वाटर कितना है मेरे भाई, आपके पास में यहां पे कितना है 1:4 है,
तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई 5। इधर कितना है मेरे भाई आपके पास में पानी, और दूसरे वाले में 4:1 है क्या, 4:1, और टोटल कितना है मेरे भाई 5 है क्या, टोटल 5 है। बहुत बढ़िया बात है। और इन तीनों को दोनों को मिलाया जाता है एक तीसरे बर्तन में, तो अनुपात कितना हो जाता है 1:3, तो टोटल कितना हो गया 4। सबसे पहले मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, बैलेंस करूंगा तो देखो यहाँ पे कितने से गुणा करूंगा 4 से, यहाँ पे 4 से, और यहाँ पे 5 से। तो इधर 4 से किया तो इधर भी 4 से करूंगा, और इधर भी 4 से करूंगा। इधर कितने से किया 4 से, और इधर भी 4 से, और इधर कितने से करूंगा 5 से, और इधर कितने से करूंगा 5 से। तो यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, यहाँ पे मैंने 16 ले लिया, और यहाँ पे मैंने कितना ले लिया 5 ले लिया। इसका डिफरेंस कितना आ गया 1, इसका डिफरेंस कितना हो गया 11, तो 11:1, D4 देहरादून आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? कोई साथी ऐसा नहीं करना चाहता कि सर मैं बराबर क्यों लूं, तो आप ऐसा मत करिए, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, सिंपली वैल्यू में कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ये लीजिए। कोई भाई ऐसा नहीं करना चाहता है, वो लेकिन नहीं सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो मत करो ऐसा, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में स्प्लिट ले लिए, तो टोटल 1 है आउट ऑफ कितने से 5 से, और यहाँ पे आपके पास में स्प्लिट है टोटल 4 आउट ऑफ 5 से, और मिश्रण में कितना स्प्लिट है मेरे भाई आपके पास में 1 है टोटल आउट ऑफ 4 से। अभी भी तो बैलेंस करोगे ना मेरे भाई, अभी भी तो आप इसको किससे गुणा करोगे, 20 से ही गुणा करोगे। अभी भी तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए 20 से गुणा करोगे, इसको 20 से गुणा करोगे, इसको 20 से गुणा करोगे। बात तो वही आ गई ना, 4 इधर 4 चौक 16, और इधर 5, इधर काटोगे तो 1, इधर घटाओगे तो कितना हो जाएगा 11, 11:1। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये वाला प्रश्न तो बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन एसएससी का भी, तो आपके पास में मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे इसका वैल्यू मेरे भाई के मान लेता हूं मैं, तो अब आपके पास में कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर मेरे भाई 9, और प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और मेरे भाई आपके पास में इसका स्क्वायर 25, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास में मेरे भाई इसका स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, बराबर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, बराबर इसका स्क्वायर 25 और प्लस इसका स्क्वायर के स्क्वायर। ये इससे कट गया तो के का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई +-3 हो गया, +-3 हो गया, प्लस में है नहीं माइनस में उत्तर है, तो ए फॉर अनारकली। ठीक है ना, बताया था कि नहीं बताया था। जब भी मैं आपको ऐसे बोलूं कि a sin थीटा और प्लस b cos थीटा बराबर c है, और मैंने आपको बोला कि आपके पास में इधर हो गया मेरे भाई b sin थीटा और -a cos थीटा इज इक्वल टू d है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में भी आ गई होगी। चलो अगले वाला क्वेश्चन। अच्छा ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और मैं बोलूंगा एसएससी वालों को भी भाई साहब दीजिएगा ऐसा प्रश्न, और आने भी चाहिए। है बहुत आसान, कुछ है नहीं इसमें, है बहुत आसान, कुछ है नहीं। यहाँ पे x की पावर 4k, x की पावर 4k प्लस 2, x की पावर 4k प्लस 4, ठीक है ना, के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जब पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास पॉलिनोमियल है, तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 होगा, और x की पावर 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो शेषफल 0 होगा। कौन सा सही है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1, ठीक है ना, 1 और 2, नेदर 1 और नॉर 2। तो अब आपके पास में इस वाली बात को क्या करोगे मेरे भाई, यहां से मेरे पास में 4k सब में दिख रहा है, तो मैं x की पावर 4k कॉमन ले लेता हूं, और जैसे ही मैंने x की पावर 4k कॉमन लिया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे x की पावर कितना हो गया 2, और यहाँ पे x की पावर 4, और यहाँ पे x की पावर 6। अब आप बोलोगे ठीक है सर इसके बाद में, तो यहां से देखो मैं थोड़ा सा और मजे वाली बात लिखता हूं, यहां से मैं 1 कॉमन ले लेता हूं। आप बोलोगे सर करना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो सर, मैंने 1 कॉमन लिया मेरे भाई, मैं 1 कॉमन लेता हूं, और 1 जैसे ही कॉमन लेता हूं तो मेरे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और मेरे भाई यहां से मैं x की पावर 4 कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास में कितना हो गया, मेरे पास में कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो x की पावर 4 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हो गया मेरे भाई 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब मुझे बताओ मेरे भाई पहली वाली बात सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इससे ये डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, दूसरे वाली से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 0 होगा, मतलब आपके पास में C4 चंद्रकला आपका राइट आंसर हो गया मेरे भाई। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और मेरे फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई। थीटा का जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, ठीक है ना। अब आपके पास में मैं इसमें भाग देता हूं साइन का भाग देता हूं, तो मेरे पास में साइन ए आ गया मेरे भाई, और आपके पास में प्लस का इधर कितना हो गया मेरे भाई, इधर हो गया 5, और प्लस का 1 अपॉन साइन।
1/sin a। अब मेरे भाई अब आप देख रहे हो ना, तो आपके पास में साइन ए प्लस का 1/sin a और प्लस का 5 बन गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे। एक अलजेब्रा की बात आप लोगों ने सुनी होगी, 1/x+1। इसका मिनिमम वैल्यू देखना, अगर x का वैल्यू 1 1 रखोगे ना मेरे भाई, तो आपके पास में 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। अब मेरे भाई कुछ भी रखो, यहाँ पे 2 2 रखोगे तो 2 से बड़ा होगा। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर 2 से बड़ी होगी। या तो आपके पास में 2 हो सकती है, 2 के बराबर होगी। अब अगर x प्लस 1/x है मेरे भाई, अगर x का वैल्यू माइनस रखूंगा ना मेरे भाई, तो आपके पास में उल्टा हो जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू मैं कितना लूंगा, 2 लूंगा। 2 + 5 बराबर कितना हो गया, 7 है क्या? C4 चंद्रकला इस बात का राइट आंसर है। चलो मेरे भाई अगले वाला प्रश्न। ये बिल्कुल सीक्वेंस बनी हुई है इन्फिनिटी तक। अब मेरे भाई सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको इस सीरीज को करवाने से पहले आपको क्या बोला था। यहाँ पे देखो 1 है मेरे भाई, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है। 1 और 4 का अंतर 3 है क्या? बिल्कुल 3 है। इसका मतलब कुछ सोचना नहीं, 1/1 हो जाएगा और लास्ट में आपके पास में कितना हो जाएगा, इधर आपके पास में 1/इन्फिनिटी तक चल रहा है मेरे भाई। तो ये आपके पास में 0 हो जाएगा, तो 1 इस बात का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस तरीके से हो जाएगा, 1/1 और प्लस का 1/2 की पावर माइनस 1/2 की पावर 2। आप देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पे 4 एलसीएम आ गए, तो 4 - 1 कितना हो गया आपके पास में, 3/4 ही तो हो रहा है ना मेरे भाई। ठीक है ना। इसी तरीके से आगे चलोगे तो प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इसी तरीके से आगे चलोगे तो देखो ये इससे कटती चली जाएगी ना, ये इससे कटती चली जाएगी ना। तो 1/इन्फिनिटी तो बचा ना, लास्ट में इन्फिनिटी तक टर्म है। इन्फिनिटी में किस एक में इन्फिनिटी का भाग जा रहा है, मतलब लगभग मतलब 0 ही होता है। मतलब आपके पास में 1/इन्फिनिटी, मतलब ये 0 ही काउंट में लेंगे मेरे भाई। तो 1 इस बात का राइट आंसर है, ए फॉर अनारकली। तो ऐसी बात आए तो भी आप लोगों को करना। ठीक है। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, देखो मैं एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ, सब लोगों को कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं लेके आऊंगा। ठीक है ना। अलजेब्रा से मैंने 20 कॉन्सेप्ट बनाए आप लोगों के मेंस के लिए, और 20-21 जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके मैं डाल दूंगा। एडवांस मैथ के मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट डाल दूंगा। अर्थमेटिक आप सब लोगों को आती होगी। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई अजय चौधरी पे मिल जाएगा। मैथ्स बाई अजय चौधरी। अगर आपको भी किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ना। मैं आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट के बारे में अगली क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है ना। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद मेरे भाई, लव यू सभी को। इसी तरीके से आप बने रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और इसी तरीके से करते रहेंगे। ये हमारा दायित्व भी है। ठीक है ना। और मार्केट में नए चने आ जाने से पुरानों का भाव कम नहीं हो जाता। ठीक है ना। तो आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहेगा। अगला पार्ट आप कल देखना। ऐसे में सारे सीडीएस के और जो यूपीएससी एफकेट में या किसी भी एग्जाम में पूछा गया वो सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और एक बार सभी का मिक्स सेक्शन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेन से 7 8 10 दिन पहले मैं आप लोगों को डाल दूंगा, वो 5 5 6 6 घंटे की क्लास। लेकिन मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे सभी के लिए फायदा पहुंचाएगा। ठीक है ना। ओके, बाय बाय।